सबसे ज़्यादा बड़ा कारण जो है कब्ज़ होने का वो ज़्यादातर लोगों में है लाइफ़स्टाइल। 5 ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछना नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डायबिटिक पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होने का तो अक्सर ये कहा जाता है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई, यानी कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनकी नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं, उनके नर्व्स अफ़ेक्ट हो जाते हैं। अस्थमा को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन्स खाते हैं, जो इंजेक्शंस लगते हैं, उनके कारण भी पेशेंट्स जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। त्रिफले को आम ज़िंदगी में लोग रोज़ लेते हैं और इसको रोज़ लेने का कोई नुकसान नहीं है। केवल प्रेग्नेंट महिलाओं को थोड़ा-सा इसका ध्यान रखना है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर अनु से। डॉक्टर अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर अनु, कहते हैं पेट की 28% बीमारियां कब्ज की वजह से होती हैं, तो कब्ज होने की वजह क्या है, इसके बारे में आप हमें बताएं। कब्ज़ होने के मुख्य तौर पर 5 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण और सबसे ज़्यादा बड़ा कारण जो है कब्ज़ होने का वो ज़्यादातर लोगों में है लाइफ़स्टाइल। हमारी बॉडी इस तरह से डिज़ाइन हुई है कि हम जितना चलेंगे उतना ही हमारी जो गट है वो भी चलती रहती है, उसकी भी मूवमेंट जो है वो ठीक रहती है। लेकिन सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से, बैठे रहने की वज़ह से, हमारा जॉब है या हम स्टूडेंट हैं, कोई भी कारण हो सकता है। तो उस वजह से क्या है कि हमारा एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो गया। उस वजह से कॉन्स्टिपेशन रहने लग गई। दूसरा मुख्य कारण है हमारी डाइट। डाइट में फाइबर की कमी होना। हम लोग ऐसा खाना खाते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है, उसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम रहती है। इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कोई दवाइयाँ इस तरह से हम खा रहे हैं, कोई दवाइयाँ इस तरह की होती हैं जिनको खाने से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके गट या तो ड्राई हो जाती है या फिर वो पैरालाइज़्ड हो जाती है। ये तीसरा बड़ा कारण है। चौथा कारण कोई बीमारी भी हो सकती है, यानी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे कि थायराइड है, डायबिटीज़ है, जैसे और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो है वो हमें परेशान कर सकती है। और एक कॉन्स्टिपेशन इस तरह की भी होती है जिसका कोई कारण नहीं होता, जिसको कि इडियोपैथिक कहते हैं। तो वो बिना कारण की कॉन्स्टिपेशन होती है, इसलिए उसको ठीक करना भी बहुत टीडियस हो जाता है। तो यही मुख्य तौर से कारण होते हैं। अनु जी, अभी आपने बताया कि फाइबर की कम मात्रा लेने पर भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो किस टाइप का फाइबर लें कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो? वंदना जी, फाइबर जो है वो हमारी डाइट का एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग है और इसके बारे में ज़्यादातर हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि हमारी डेली की फाइबर की जो मात्रा है वो कितनी है। हालाँकि पानी पीने को भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ माना जाता है पेट की हेल्थ ठीक रखने में, तो कम से कम 2 लीटर पानी भी पीना चाहिए ताकि जो हमारा फूड है, वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना रहे, थोड़ा-सा मॉइस्ट रहना चाहिए। तो फाइबर जो है, फाइबर हमारी बॉडी के अंदर जाके जो स्टूल है, उसको बल्क देता है, ये सबसे बड़ा फंक्शन है फाइबर का। और दूसरा फंक्शन यही है कि इस साथ में कुछ विटामिन्स भी रहते हैं, कुछ इसमें न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, जो कि नेचुरल फाइबर्स के सोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ तो। फाइबर ना 2 तरह का होता है। एक तो होता है सॉल्युबल फाइबर जो कि हमारे फ्रूट्स के छिलकों में या फ्रूट्स में भी, बहुत सारे फ्रूट्स में भी, ड्राई फ्रूट्स में, नट्स में, होल ग्रेन्स जो रहते हैं, मोटे अनाज जो रहते हैं, उसमें पाया जाता है। ये होता है सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल मतलब होता है कि पानी में घुल जाता है। पानी में घुल के वो मिक्स होके अच्छे से हमारी गट में से बड़े अच्छे से वो निकल जाता है और साथ ही साथ हमारे जो स्टूल को जो है वो सॉफ्ट करता है, उसको बल्क देता है। और ये जो सॉल्युबल फाइबर है, ये हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी करेक्ट रखता है। यानी कि जो हमारी गट की सेंस है कि इस चीज़ को मैंने बाहर निकालना है, उसकी जो मोबिलिटी है, जो उसका पेरिस्टाल्सिस है, जो मूवमेंट है गट की, उसको भी सही रखता है। और दूसरी तरह का फाइबर होता है जो कि इनसॉल्युबल फाइबर जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो पानी में घुलता नहीं है। वो पानी को पी लेता है और फूल जाता है।
तो वो जो फाइबर रहता है उसको हम कहते हैं इनसॉल्युबल फाइबर। ये ज्यादातर जैसे हमारे आटे का चोकर रहता है, यानी कि जो छान रहता है उसमें रहता है, कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स में रहता है। तो ये इनसॉल्युबल फाइबर है जो हमारे स्टूल को बल्क देता है, और उसकी वजह से जो गट की मूवमेंट है वो सही बनी रहती है। तो फाइबर, नेचुरल फाइबर है खास करके, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, जिनको डायबिटीज है उनको अक्सर कब्ज रहती है, तो ऐसे में वो लोग क्या करें कि उनको कब्ज ना हो? वंदना जी, ये दोनों तरफ से बाइलेटरल ट्रैफिक है इसमें। डायबिटीज अगर और कॉन्स्टिपेशन की बात अगर हम करते हैं, तो जो पेशेंट डायबिटिक है उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और क्योंकि वो बहुत सारे फूड रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करते हैं, नंबर एक, उस वजह से फाइबर की कमी हो जाती है। तो बल्क नहीं रहता स्टूल में, स्टूल में बल्क नहीं रहेगा, तो वो स्टिमुलेट नहीं करेगा गट गट की मोशन को, इस वजह से। और दूसरा जो कारण है डायबिटिक पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होने का, तो अक्सर ये कहा जाता है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई, यानी कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनकी नर्व्स कमजोर हो जाती हैं, उनके नर्व्स अफेक्ट हो जाते हैं, उनकी जो सेंसरी जो उसकी फीलिंग है, न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, उसकी वो कम हो जाती है। इसी वजह से जो गट है उसकी भी जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहां की नर्व सप्लाई जो है वो अफेक्टेड हो जाती है। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसलिए उनके लिए फाइबर लेना और भी ज्यादा जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो छिलके के साथ फल खाएं, छिलके के साथ कच्ची सब्जियां जितना ज्यादा हो सके वो खाएं। आप सुन के बहुत हैरान होंगे कि जो फाइबर है वो सिर्फ बल्क ही नहीं देता, बल्कि जो जो फाइबर अंदर जाके जब फूलता है, हम पानी पीते हैं, फाइबर खाते जी। हैं, अंदर जाके जब वो फूलता है तो वो इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करता है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में, शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये एक विशेष सर्कल में फंस जाते हैं डायबिटीज वाले पेशेंट्स, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइबर को हमारी डाइट का हिस्सा बनाएं। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनको भी कब्ज की शिकायत रहती है, तो वो लोग क्या करें? जी हाँ, जो दमे के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, खास करके जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, उसके पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा आफ्टरमाथ होता है। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिसको खाने से हमारी जो गट है वो अफेक्ट होती है। तो अस्थमा या सीओपीडी के पेशेंट्स जो हैं, एक तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो वो स्ट्रेस भी एक ट्रिगर फैक्टर है। दूसरा, अस्थमा के पेशेंट्स ज्यादातर रात को सो नहीं पाते क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। सीओपीडी के पेशेंट्स का भी यही हाल है। तो उस वजह से भी उनकी बॉडी ड्राई हो जाती है, अंदर से भी ड्राई हो जाती है, उनके गट भी ड्राई हो जाती है, इस वजह से भी वो कॉन्स्टिपेशन के शिकार रहते हैं। और तीसरा कारण अस्थमा के पेशेंट्स में रहता है, अस्थमा को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन खाते हैं, जो इंजेक्शंस लगते हैं, उनके कारण भी पेशेंट्स जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकते हैं। जी, आप अक्सर कहती हैं कि 5
और किस उम्र के लोग इसको ले सकते हैं। सबसे पहली बात अ, हम करेंगे तो, क्योंकि हमने फाइबर की बात करी, तो हम इसबगोल से शुरू करते हैं। जो इसबगोल की भूसी रहती है, इसबगोल रहता है, उसका छिलका रहता है एक तरह से, तो ये एक तरह से बेस्ट सॉल्यूशन है कॉन्स्टिपेशन का। किसी भी तरह की अगर कॉन्स्टिपेशन है तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इसबगोल का छिलका। इसको जब हम 2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो ये अंदर जाके फूलता है। खास करके जो बुजुर्ग रहते हैं, बुजुर्गों को कब्ज की बहुत समस्या रहती है, क्योंकि वो उनकी डाइट बहुत कम हो जाती है, वो उनकी टेंडेंसी रहती है कि फाइबर को ज्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं, इसलिए कब्ज का शिकार हो जाते हैं। और पेट साफ नहीं होने की वजह से अ, उनको हेडेक रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, और वो खाना नहीं खाते हैं ठीक से। तो इस उन लोगों के लिए इसबगोल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसको हम इस तरह से पानी के साथ मिला के जब हम खाते हैं, और पेट के अंदर जाके ये फूलना चाहिए। पेट के अंदर जाके फूलेगा तो ही ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को अब्सॉर्ब करेगा। तो इस तरह से ये हमारा मेटाबॉलिज्म को भी करेक्ट करेगा और हमारी जो स्टूल को एक बल्क देके हमारी कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेगा। ये दोनों चीजों पे काम करेगा। दूसरी चीज जो कॉन्स्टिपेशन पे बहुत कारगर है और किसी भी उम्र के लोग इसको ले सकते हैं, वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। कुछ लोग इसको दूध में मिला के लेते हैं, कुछ लोग उसको ऐसे ही ले लेते हैं, कुछ लोग गर्म पानी के साथ लेते हैं। तो कैस्टर ऑयल एक ऐसी चीज है जो अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गई तो उस समय हम तुरंत से उसको रिलीफ देने के लिए कैस्टर ऑयल ले सकते हैं। नवजात बच्चे जो है उनको भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है, उनमें भी कैस्टर ऑयल सेफ है। 1 से 2 बूंद कैस्टर ऑयल हम लोग जो है इन्फेंट्स को दे सकते हैं। अगर बच्चा माँ की फीड ले रहा है, दूध पी रहा है, तो दवा माँ को दी जाती है, तो वो माँ उसको ज्यादा क्वांटिटी में ले सकती है, और वो दूध के जरिए जो उसका असर है वो बच्चे पे भी होगा। अगर किसी वजह से बच्चा माँ का दूध नहीं पी रहा है, तो जो देसी गाय रहती है, देसी गाय के दूध में 1 से 2 बूंद मिला के हम जो दूध मुहे बच्चे होते हैं उनको दे सकते हैं। बड़े लोग 1 से 2 चम्मच इसका सेवन कर सकते हैं। रात को दूध में गर्म दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। और अगर कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे पास दूध अवेलेबल नहीं है, तो सुबह सुबह उठिए, खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, उसके साथ 2 चम्मच ले लीजिए, और 1 घंटे के अंदर अंदर पेट साफ हो जाएगा। इसको लगातार भी ले सकते हैं। तीसरी चीज जो है वो चीज है जिसके बारे में सबसे पहली बात की जाती है। किसी से भी आप बात करेंगे ना कॉन्स्टिपेशन की, आप मुझे बताइए, मैं आप ही से पूछती हूँ वंदना जी, कि पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है जब कॉन्स्टिपेशन की बात होती है तो? सबसे पहले तो इसबगोल की भूसी ही आती है, क्योंकि ये बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। कैस्टर एक और ऑयल का दवाई नाम भी है। उसके बाद में भी लेते हैं, लेकिन इसबगोल की भूसी को अक्सर कहा जाता है कि रात को गर्म दूध के साथ ले लीजिए। जी, एक 3 चीजों का मिश्रण है जो बहुत ही वाइडली, बहुत ही कॉमन, आप त्रिफला की बात कर बहुत रही ही, हैं? बिल्कुल मैं त्रिफला की बात कर रही हूँ। जी और जो त्रिफला है इसको इसमें जो 3 चीजें हैं, हरड़ है, भेड़ा है और आंवला है, जी और ये तीनों अपने अपने तरीके से हमारी गट की हेल्थ को ठीक करते हैं। जो हरितकी है, हरितकी पेरिस्टालसिस बढ़ाती है, हमारा चीजों को बाहर निकालने के लिए गट की जो मूवमेंट है उसको इंक्रीज करती है। तो वो जो कुछ भी अंदर रुका हुआ है कहीं पर भी मल, तो उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है। आंवला जो है, आंवला भी नेग्लेक्शन करता है, ये माइक्रोबायोम को ठीक करता है हमारे पेट के। इसी तरह से जो विभितकी है, ये दोनों काम करती है। तो ये तीनों मिल के जो है कॉन्स्टिपेशन को जड़ से खत्म कर देते हैं। इसीलिए ही त्रिफले को आम जिंदगी में लोग रोज लेते हैं, और इसको रोज लेने का कोई नुकसान नहीं है। केवल प्रेग्नेंट महिलाओं को थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, बाकी कोई भी उम्र के लोग त्रिफला ले सकते हैं। डोज हम अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। 1 चम्मच से शुरू कीजिए। 1 चम्मच त्रिफला को पानी में भिगो के रख दीजिए रात को, सुबह उसका पानी पी लीजिए। सुबह भिगो के रख दीजिए, शाम को पी लीजिए। अगर एक बार लेने से ही पेट ठीक हो रहा है तो एक बार कंटिन्यू कीजिए। बहुत ज्यादा सीवियर और बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो 2 बार ले लीजिए। और अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं
तो चूरन ले लीजिए। मैंने इसीलिए पानी में बताया क्योंकि पानी में भिगो के लेना आसान भी है, और दूसरा उसमें उसके सारे एक्टिव जो उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पानी में आ जाते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उसको पानी में भिगो के लीजिए। अब हम बात करेंगे अगले मेथड की, कि इसके अलावा और क्या मेथड है जिससे कि हम कॉन्स्टिपेशन को जो है ठीक कर सकते हैं। जी। तो एक ड्राई फ्रूट आता है जिसको कि कहते हैं अंजीर, यानी कि फिग, फिग बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो अंजीर एक ऐसी चीज है जिसका एक टुकड़े को कुछ समय के लिए, मतलब 20 से 30 मिनट उसको पानी में भिगो के रखना है। वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसको चबा के खा लें। बस इतना करने भर से ही कितनी भी पुरानी कब्ज हो, कैसी भी कब्ज हो, और अंजीर बहुत जो है हमारे लिए न्यूट्रिशियस भी है, जी। इसलिए अंजीर जो है वो एक सेफ और कारगर तरीका है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का। तो जी। ये कुछ तरीके हैं, कैस्टर ऑयल हो गया, त्रिफला हो गया, अंजीर हो गई, और इसबगोल की भूसी हो गई, और एक चीज है आंवले का जूस। आंवले का जूस भी ले सकते हैं हम खाली पेट, वो भी जो है कॉन्स्टिपेशन को बहुत अच्छी तरीके से ठीक करता है, और बहुत अच्छा भी है। और जूस ताज़ा होना चाहिए प्रेफरेबली, और उसको उसका जो फाइबर कंटेंट रहता है, जो उसका गूदा रहता है, उसके साथ ही पीना है, उसको छानना नहीं है, ऐसे ही पीना है जी। ताकि फाइबर भी जाना चाहिए अंदर। तो ये कुछ सिंपल ऐसी चीजें हैं जो घर पे ही हम लोग बिना किसी डर के कर सकते हैं। जी। डॉक्टर अनु, यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अंजीर जो आपने बताया वो क्या डायबिटीज जो पेशेंट हैं वो ले सकते हैं? जी हाँ, डायबिटीज पेशेंट अंजीर ले सकते हैं। भिगो के उसको पानी नहीं पीना है उनको, और वो उसको चबा के खा सकते हैं। एक टुकड़ा वो खा सकते हैं अंजीर का। जी। अक्सर कई लोग क्या करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए फेना या फिर सनाए पत्ती का प्रयोग करते हैं, और ये आमतौर पर जो बाजार में जितने भी कॉन्स्टिपेशन के चूर्ण आते हैं उनके अंदर होता ही होता है। तो क्या ये लाभदायक है या नुकसानदेह है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जितने भी चूरन या फक्की, जो बहुत सारे लोग फक्के खरीदने के लिए पंसारी के पास जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो या जो भी कोई चूरन, ब्रांडेड चूरन भी हैं, अवेलेबल हैं जो मार्केट में कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के लिए, जो लोग 10-10 साल उसको खाते हैं, और 10-10 साल खाने के बाद वो उससे भी ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। उसका कारण है कि जो सेना या सनाई जिसको बोलते हैं, हालांकि ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में बहुत ही इफेक्टिव है, तुरंत से असर भी करती है। लेकिन अगर हम इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे, बहुत लंबे, अगर हम इसको रोज रोज इस्तेमाल करेंगे, तो ये हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है। और ये एक्चुअली करती क्या है कि ये वाटर कंटेंट को खींच के उसको मल में मिक्स करती है, तो जो हमारा मल है, जो स्टूल है, वो सॉफ्ट हो जाता है और पास करने में आसानी हो जाती है। तो इस अगर हम पानी नहीं पी रहे हैं और इसको रोज खा रहे हैं, तो एक तो ये हैबिट फॉर्मिंग हो जाएगा कि गट को आदत पड़ जाएगी, और दूसरा ये गट को बहुत ज्यादा ड्राई कर देगी। तो इसलिए इसको रोज रोज नहीं खाना चाहिए, कभी कभी जरूरत पड़ने पर हम लोग जो सेना या सनाई पत्ती है, सनाई के पत्ते रहते हैं, उनको हम ले सकते हैं लिमिटेड मात्रा, और लेकिन इसको रोज खाने से आदत पड़ जाएगी। जी। डॉक्टर अनु, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिनको कब्ज काफी लंबे समय तक चलती है या काफी लंबे समय से चली आ रही है, उनको और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? जो कब्ज है, ये पेट की बीमारियां तो तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि सारी बीमारियों की जड़ पेट से ही है, और वो अगर मल बॉडी में से बाहर नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब है कि वो मल यानी गंदगी पेट में ही पड़ी हुई है, और वहां पड़ी है तो वहां का जो लोकल माइक्रोबायोम है उसको खराब करेगी, जो हमारे गट के अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको खत्म करेगी। अस्थमा के पेशेंट्स में भी ज्यादातर ऐसा ही होता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी अस्थमा हो सकता है, और उसमें ज्यादातर होता यही है कि उसमें जो माइक्रोबायोम है हमारी बॉडी, हमारे गट का,
वो खराब हो जाता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, और उस वजह से दमे जैसी बीमारी भी हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन से स्ट्रेस रहता है, 24 घंटे दिमाग में रहता है कि पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ, किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को बैठे रहने की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से कब्ज हो गई, और कब्ज होने की वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनकी मेमोरी पे भी असर पड़ेगा। और स्ट्रेस की वजह से आईबीएस हो जाता है। ये एक आगे का आगे साइकिल चलता जाता है। जिनको बहुत ज्यादा ड्राई मल आता है, सूखा मल आ रहा है, उनको हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, पाइल्स की दिक्कत आ जाती है। ये पाइल्स ब्लीडिंग भी हो सकती है, नॉन ब्लीडिंग भी हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है। बहुत ज्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से अगर हम जूझ रहे हैं तो फिशर्स हो जाते हैं एनोरेक्टल रीजन पे। तो इस तरह से ये जो इतनी चीजें हैं, ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही हो रही है, जबकि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना बड़ा ही आसान है, बहुत जी ही आसान है। अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेना है और अपनी डाइट ठीक कर लेनी है, और कॉन्स्टिपेशन अपने आप ठीक हो जाती है। जी डॉक्टर अनु, हमारे काफ़ी सारे दर्शक आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताएं। जी हाँ, मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, 8492086297। तो अगर कोई भी आपका सवाल है या कोई भी आपकी समस्या है तो आप मुझे इस पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। डॉक्टर अनु, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बताया कि सिर्फ 5 तरीके ऐसे हैं जिनसे कि आप कॉन्स्टिपेशन को बहुत जल्द ठीक कर सकते हैं, या यूँ कहें कि तुरंत ठीक कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।